बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, जब से मौजूदा गवर्नमेंट ने इक़्तिदार संभाला है, हमने देखा कि मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुकूमत की मुश्किलात हम देख रहे हैं कि कम होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, IMF की सख्त शराइत मानने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब कल बात कर रहे थे कि 1-2 दिन के अंदर ये मुआहिदा जो है वो फाइनल हो जाएगा। आज बात कर रहे थे कि जून तक मुआहिदा फाइनल हो जाएगा। फिर हमने देखा कि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की और उन्होंने कहा कि सख्त मुश्किल मुआशी फैसले करना ज़ाहिर नागुज़ीर हो चुका है और जरूरत पड़ी तो आगे भी करेंगे। ऑलरेडी हमने देखा कि जो गरीब आवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हर चीज महंगी हो गई है। डॉलर जो है वो पहुंच में आ नहीं रहा। हालांकि जब कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात की तो हमने देखा कि जो जितने भी माहिरीन थे मुआशी, उनका यही एनालिसिस था कि अगर IMF से मामला तय पा जाते हैं तो फिर डॉलर किसी हद तक काबू में आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है। अजीब एक अनसर्टनिटी का सा माहौल पैदा हो गया है, जिससे ज़ाहिर जो इन्वेस्टर हैं वो भी घबरा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल को काबू में कैसे करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ज़ाहिर आज शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बात की कि ये मुश्किलात हमें विरसे में मिली है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पैदा की गई मुश्किलात हैं। और पिछले कई दिनों से, बल्कि जब से ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है तब से यही दावा किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल मुआहदे IMF के साथ करके गई, जिसकी भारी कीमत, जिसकी भारी सियासी कीमत हमें चुकाना पड़ रही है। मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कि आज पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ा रहे हम, ये और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी पिछली गवर्नमेंट ने जो IMF से मुआहदे किए, इसके नताज भुगतना पड़ रहे और मुसलसल एक बयानिया बनाती रही है गवर्नमेंट। लेकिन आज हमने देखा कि वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होता है, जिसमें जाहिर है हुकूमत के बड़े सीनियर लोग हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से इस इजलास में ये कहा गया कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें हम बढ़ा रहे हैं, इसका IMF से तो कोई लेना देना ही नहीं है। जो हम पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो इंटरनेशनल मार्केट से है। चूंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पाकिस्तान में भी बढ़ाना पड़ती है। और वजीर आजम ये कह चुके हैं कि ये नहीं हम कर सकते कि हम महंगा तेल खरीदें, महंगा पेट्रोल खरीदें और सस्ता हम बेचें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले कई अरसे से जो बयानिया बनाया जा रहा था इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से, तो क्या फिर वो गलत साबित हो? क्योंकि आज ही मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब के किए गए जो गलत मुआहदे हैं उनकी सजा हम भुगत रहे हैं। तो इस पर जरा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, नैब कवानीन को लेकर NRO 2 की बड़ी गूंज सुनाई दी रही है। हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब भी बार बार बात कर रहे हैं और खासकर खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान का हवाला देकर वो बार बार बात कर रहे हैं कि देखिए, मैं इतने अरसे से बात कर रहा था कि ये मुझसे NRO मांग रहे हैं, ये हुकूमत में आए इसलिए कि अपने केसेस खत्म करवा सकें, और आज ये खुद अपनी जुबान से इन्होंने बोल दिए। तो ये जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खान साहब का, इसमें कितना वजन है? और फॉरेन फंडिंग केस ज़ाहिर बड़ा इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से। और जाहिर है आज तकरीबन 7 साढ़े 7 साल के बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया है। अब जाहिर है जल्द इस केस का फैसला आना है। सब नजरें इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं कि तमाम जमातें जिनका केस PTI लेकर गई थी इलेक्शन कमीशन में, उसका भी फैसला एक साथ आना चाहिए। तो क्या फैसला एक साथ आएगा? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कहा है कि कौमी मुफाद में हम फैसला करेंगे और कोशिश करेंगे कि दूसरी जमातों का जो फैसला है वो भी जल्द से जल्द सुना सके। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? इसके अलावा दीगर और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर प्रोग्राम में बात करेंगे। बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्ञानचंद साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मलिक यासिर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। थैंक यू यासिर, आपके वक्त का भी। ज्ञानचंद साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं सर। ये बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि ये जो भी आपको पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं, ये तमाम तर जिम्मेदार आपने ठहराया था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कि ये मुआहदे करके आए थे। आज तो वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया टॉक की शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा कोई लेना देना ही नहीं है IMF का पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ। वो कहते हैं ये तो आलमी मार्केट के साथ लिंक्ड है। तो फिर क्या समझा जाए सर? देखिए, वो बात ठीक है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो आलमी मार्केट से लिंक्ड हैं, लेकिन उस पे सब्सिडी देना वो आलमी मार्केट से लिंक्ड नहीं है। अगर इमरान खान खजाने में कुछ पैसा छोड़ कर जाता है, इमरान खान कोई मुआशी तरकीब
दिखाकर चाहता है। मुल्क आगे बढ़ रहा होता तो हम सब्सिडी देने के पोजीशन में होते। IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं, उन मुआहदों में उन्होंने डॉलर को कहां से कहां पहुंचाया है, उन्होंने हमें हमारे जो मौशत है उसको कहां पे पहुंचाया है, हमारे जो आलमी तौर पे जो हमारे रवाबित थे उनको उन्होंने किस नहज पे पहुंचाया है। तो जहां जहां भी आप जाते हैं तो ये नाकाम खान की स्टोरीज मिलती हैं। इमरान खान कोई भी नैरेटिव बनाए, इमरान खान के नैरेटिव का इतना ही वजन है जितना इमरान खान की बातों में वजन है। वो तो यू टर्न ले लेता है, शाम को जो है वो बात करता है, सुबह को यू टर्न लेता है। तो इमरान खान तो अब इररिलेवेंट हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि डॉलर इमरान खान साहब के जो है उस वजह से बढ़ा है, डॉलर उस वजह से नहीं बढ़ा, ये अनसर्टनिटी गैर यकीनी की जो सूरत हाल पैदा की हुई है ना आपकी गवर्नमेंट ने। कभी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि IMF से मुआहिदा पता नहीं कितना अरसा लग जाना है, कभी कहते हैं 1-2 दिन में लग जाना है, फिर हुकूमत आई 1 महीना तो आपने फैसला करने में गुजार दिया कि IMF के पास जाएं, सख्त मुआशी फैसले करें ना करें। ये जो अनसर्टनिटी का माहौल बना हुआ ना मार्केट्स के अंदर, जिन पर जाहिर है जो अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी गैर मुतमईन है, तो ये वजह है डॉलर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है, ये उन मुआहिदों की वजह नहीं है सर। देखिए किसने कहा कि अनसर्टेनिटी या हम फैसले करने में लेट कर रहे थे? ये तो तकरीबन हमें आगे कैसे चलना है ये तो दो कॉन्फिडेंस से पहले ही तय हो चुका था कि ये गवर्नमेंट आएगी, मौसमी हालात का भी हमें पता था। हाँ, उन सब चीजों को डेटा के साथ आगे लेके जाने के लिए 1-2 महीने तो लगने हैं, वो लग चुके हैं। अभी बजट के बाद आप देखो कि किस तरफ जो है हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जा रही है। बाकी जहां भी आप देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग में कोई जो है ना रुकावट नहीं है। अच्छा, डिले नहीं किया। चले मलिक यासिर अवान साहब रहनुमा PTI भी हमारे साथ मौजूद है, उनका जरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। यासिर जरा आप बताएं कि इस वक्त देखें जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $9 बिलियन से भी कम सतह पर आ चुके हैं, डॉलर पहुंच से बाहर होता जा रहे हैं। अब पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें, अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मजीद मुश्किल फैसले करेंगे, महंगाई का तो एक तूफान ऑलरेडी है, मजीद आने वाला है। तो सर ये कसूरवार तो ठहरा रहे थे जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, लेकिन आज उन्होंने खुद ही कह दिया। लेकिन एक चीज ये है कि चलें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अलावा भी तो जो मुआहदे करके आए थे खान साहब, जाहिर है टैक्सेस बढ़ाएंगे, दीगर चीजों पर हम जाहिर है सब्सिडीज खत्म करेंगे, वो भी तो नहीं किया जिसका अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है मुल्क को। देखिए सबसे पहले तो जो मेरे पीपल्स पार्टी के भाई हैं वो जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये कहते थे जी पेट्रोल तो 70 रुपए का होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि खान साहब ने सब्सिडी दे के मुल्क की खजाना खाली कर दिया है। तो यू टर्न तो सबसे पहले ये खुद ले रहे हैं, क्योंकि अब अप्रैल 8 के बाद आप देखें कौन सा इतना बड़ा आलमी मंडी में महंगाई का तूफान आ गया, जबकि कोरोना भी गुजर चुका है कि इन्होंने आते ही जो है वो 85 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है, तकरीबन 150 रुपए डीजल बढ़ा दिया है, घी 600 रुपए किलो हो गया है, इसी तरह बिजली की 28 रुपए यूनिट हो गया है। ये अमेरिका के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। और अमेरिका का एजेंडा क्या है कि इस्लामी दुनिया के वाहिद मुल्क को जो एटमी ताकत है उसको माशी तौर पे इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो अपनी दिफाई सलाहियतों को ना बढ़ा सके। हमेशा अमेरिका जो उसको कहे वो वही करे। उसके बाद ये जो इन्होंने पेट्रोल और ये सब बढ़ाया, ये इसलिए बढ़ाया कि जो आम आवाम है, अब देखें पेट्रोल जब बढ़ा है, गाड़ियों के किराए बढ़े हैं, सब्जी खुर्दनोश की चीज़ें, फल फ्रूट, खाद, उसके बाद डीजल की कीमत से जो जिम्मेदार है किसान वो पिस गए हैं। तो वो ताकि इतने पिस जाएं कि वो उन पे जितना मर्जी जुल्म होता रहे वो उठने के काबिल ही ना रहे। तो ये सारी जो ये आई अमेरिका की मर्जी से हैं, IMF की मर्जी से हैं, तो इन्होंने तो उनकी बातें मानी और पाकिस्तान को इन्होंने महकूम बनाते ही चले जाना है। अभी इन्होंने
जो असासे हैं वो भी गिरवी रखना शुरू कर दी हैं। तो ये तो कभी भी नहीं चाहते कि लेकिन सर एक मसला है ना, अब देखें जब खान साहब गवर्नमेंट में नहीं थे तो वो IMF के खिलाफ थे, वो कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। गवर्नमेंट में आए, IMF के हक में आ गए। पहले तो 1 साल तक मेरे ख्याल से असद उमर साहब ये फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि IMF के पास जाएं ना जाएं, डिले किया आपने, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ आपको। हुकूमत में आने के बाद IMF के हक में हो गए, फिर अब गए तो मुखालिफ हो गए। तो बिलफर्ज अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो कोई सोल्यूशन था? IMF की यही सख्त शराइत होनी थी, कोई ऑल्टरनेट तो नहीं था ना, क्योंकि जाहिर है आलमी मंडी में पेट्रोल ने महंगा होना है तो पाकिस्तान में हम उसको सस्ता कैसे बेचेंगे? सब्सिडी हम दे नहीं सकते, खजाने में पैसे है नहीं, तो आपकी गवर्नमेंट क्या मुख्तलिफ कर लेती सर? देखिए, इसी मईशत के साथ खान साहब सब्सिडी दे रहे थे और दूर दूर तक कहीं ये नहीं थी बात कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा दी जाएंगी, डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी जाएंगी। ये तो, और जो IMF आप कह रही हैं, जब ये कहते हैं कि खान साहब यू टर्न ले लेते हैं, तो जब इन्होंने, और कहते हैं कि 3.5 साल के जो पाकिस्तान तरीके साहब की गवर्नमेंट रही है, 3.5 साल में इन्होंने इतना बेड़ा कर दिया। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट ये जो 70 साल से जो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उसके बाद हमने पूरी भरपूर कोशिश की है कि हम IMF के पास ना जाएं, लेकिन हम IMF के पास गए भी हैं। तो इस तरह हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाया, इस तरह हमने बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाई, डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई, इस तरह हमने, और वो भी कोरोना के दिनों में जिससे पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई है, फिर भी पाकिस्तान ने बेस्ट परफॉर्म किया है उस सारे। तो ये अपने 70 साल का जो वो मलबा है वो 3.5 साल वाली गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। और यू टर्न लेने के तो माहिर ये हैं जो एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस इन्होंने बनाए, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने का कहते थे। यू टर्न तो इन्होंने लिया और आपस में मिल बैठ के और अब मिल के हुकूमत बना ली है। ठीक है, अच्छा ये आपने सुन लिया ज्ञानचंद साहब, ये तो एक तो ये कह रहे हैं यासिर अवान साहब कि इसी मैशत के साथ इमरान खान साहब सेहत कार्ड चला रहे थे, एहसास प्रोग्राम चला रहे थे, लंगर खाने भी चला रहे थे। फिर देखें अब जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आई आपकी गवर्नमेंट ने पेश की है, 6% GDP ग्रोथ रही है। तो वो कह रहे हैं सारे मामला ठीक चल रहे थे। अगर आपको लगता है कि मुश्किलात इतनी थी तो फिर आपको जल्दी क्या थी सर गवर्नमेंट में आने की? अगर आपको लगता था ये बारूदी सुरंगें हैं, आपको लगता था कि मामला इतने खराब हैं, तो फिर जल्दी क्या थी? PTI तो कहती है सब ठीक चल रहा था, इसी मैशत के साथ हम ठीक कर रहे थे सूरत हाल को। अगर PTI के कहने के मुताबिक सब कुछ ठीक होता तो गवर्नमेंट के PTI के अपने साथी इनको छोड़कर क्यों जाते? ये पूछते हैं इनसे। ठीक नहीं था, इसलिए PTI को, ये गवर्नमेंट अपोजिशन ने तो 2 वोटों से इनको हराया है, लेकिन 25-50 वोट तो PTI के हैं जो इमरान खान को छोड़ चुके हैं। बाकी जो है तैयारियों में इमरान खान का जो बयानिया था, इमरान खान का वो जो गवर्नेंस का कंडक्ट था, वो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था। हम 1 साल पाकिस्तान को और डूबता हुआ देखते रहते। हमारी लीडरशिप का फैसला है नहीं हम देख सकते। हम श्रीलंका के हालात में पाकिस्तान जाता, उसके बाद हम आंखें खोलते, ये हो सकता है। हाँ, मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन जो लीडरशिप होती है वो मुल्क के मफाद में, मुल्क के अवाम के मफादात में मुश्किल फैसले भी करती है। हमारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही था ना जिसने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो आज पाकिस्तान की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता है। अब हमारी पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप ने, ये यू टर्न वाले नहीं, जो सख्ती की लीडरशिप है उसने फैसला किया है कि मुल्क को मुआशी तौर पे मजबूत करने के लिए एटम बम से ज्यादा पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पे मजबूत होना चाहिए। उसके लिए फैसले हो चुके हैं। इसके लिए हम अवाम का भी साथ दे रहे हैं और अवाम साथ दे रही है। सर अवाम का तो साथ कोई नहीं दे रहा सर, अवाम तो पहले भी पिस रही थी ज्ञानचंद साहब, अवाम आज भी पिस रही है। जो मराज याफ्ता तबका है उन्हें तो फर्क पड़ना नहीं है। ज़ाहिर है बड़ी बड़ी इमारतों में एयर कंडीशन रूम्स में सोने वाले लोगों को क्या पता है कि अवाम की मुश्किलात क्या हैं। अरबों खरबों के जो खजाने बाहर रखने वाले लोगों को क्या पता है कि पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात क्या हैं। हमेशा बात होती है कि मुश्किल सख्त मुआशी फैसले करने, तो भाई आप हर चीज
चीज आवाम पर ही क्यों डाल रहे हैं? जरा से इस बार फैसला कर लें कि हमने जो मुश्किल फैसले हैं वो हमने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने हैं, जरा अपनी मुराद कम कर लें ताकि आवाम पर बोझ थोड़ा सा कम आ जाए, क्योंकि जब भी मुल्क मुश्किल में आता है कुर्बानी सर हमेशा आवाम से ही मांगी जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और अहम टॉपिक है, बल्कि मैं मलिक यासिर साहब आप से ही इसका आगाज कर लेती हूँ। नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से बड़ी बात हो रही है और गवर्नमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है। इमरान खान साहब आप ये कह रहे थे कि ये नैब कवानीन में तरमीम मुल्क की तौहीन के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात की, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए। लेकिन मलिक साहब ये बात भी तो दुरुस्त है कि हमेशा से जब से ये नैब का इदारा बना ये कंट्रोवर्शियल रहा है, ये मुतनाज़े रहा है, ये अपने अपने सियासी मकासद के लिए हर सियासी जमात इसे इस्तेमाल करती रही है। और माजरत के साथ आपकी हुकूमत में भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल हमें देखने को मिली, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आप देख लें, हकान अब्बासी साहब, खुर्शीद शाह साहब, साद रफीक साहब, दीगर जितने भी केसेस हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स दे चुकी है कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाता है, और कुछ साबित भी तो नहीं कर पाई ना आपकी गवर्नमेंट। तो फिर आज जब तरमीम हो रही है, तो आज बात कर रहे थे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा 80 से 85% तरमीम तो वही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती थी। तो फिर मसला क्या है आपको? पहले तो जो मेरे भाई कह रहे थे कि पीटीआई के लोग उनको छोड़ गए हैं, पीटीआई के लोग उनको छोड़ नहीं गए, वो पीटीआई के जो लोग हैं जो वो इमरान खान के साथ अब भी खड़े हैं, ये लोग वो छोड़ के गए हैं जो जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है। और ये अगर इतना ही इनको यकीन है कि इमरान खान के साथ अवाम नहीं है तो इलेक्शन क्यों नहीं अनाउंस करते ये? जब ये 3 साल यही कहते रहे कि इमरान खान एक सिलेक्टेड वजीर आज़म है और उनको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, महंगाई उन्होंने अनपॉपुलर हो गए हैं महंगाई की वजह से, तो अब तो ये कराए ना इलेक्शन। ये क्यों नहीं, इलेक्शन से भागते क्यों नहीं है, भागते क्यों हैं ये? और दूसरा जो आप कह रही हैं कि नैब कवानीन के बाद देखिए, जब एक तो ये अभी फैटफ का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि ग्रेड लिस्ट से हमने निकाला पाकिस्तान को, जब फैटफ के लिए पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन हो रही थी तो सबसे ज्यादा मुखालफत ही इन्होंने की थी। और मुखालफत और क्या रहे थे कि हमें जो है वो नैब के कवानीन जो है वो चेंज किए जाएं और फिर हम फैटफ में आपका साथ देंगे। और आज देखें वो मिर्जा इस्माइल साहब ने भी कह दिया कि हम जी हमें पता चल गया था कि खान साहब जो है वो हमारे ऊपर वो केसेस बना रहे हैं और हमें जेलों में डालेंगे। और तो यहाँ पे अदालतें तो आज़ाद हैं, अदालतों ने फैसला करना था कि कौन जेल में जाएगा और कौन बरी होगा। तो ये आई इसीलिए थे कि नैब के कवानीन ख़त्म कर दिए जाए। और जो सबसे बड़ा ये जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो लोगों को समझना चाहिए कि ये अपनी चोरी तो ये बचाएंगे ही बचाएंगे, लेकिन ये मुल्क का इस तरह बेड़ा गर्क करेंगे कि जब नैब के कवानीन ही नहीं होंगे तो जो हम बाकी किस तरह चेक एंड बैलेंस रहेगा बाकी मुल्की इदारों के ऊपर। और नैब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को इन्होंने नैब से खत्म करके एफआईए में डाल दिया। एफआईए का इंचार्ज कौन है? राना सनाउल्ला है। तो ये कैसे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कायम रहेगी? जब किसी मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो वो तो मुल्क एक ना एक दिन जो है वो तो नैब लेकिन कंट्रोवर्शियल भी बन गया है ना, अब मुतनाज़े बन रहा है, किसी आवाम का एतमाद नहीं रहा नैब पर। तो आपको नहीं लगता कि पहले से जो मौजूद इदारे हैं उनको ही ऑटोनॉमी दी जाए, उनको ही खुद मुख्तार बनाया जाए? क्योंकि हर हुकूमत हमने देखा है कि अपने अपने सियासी मकासद के लिए इसे इस्तेमाल करती रही है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ केसेस बनाए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए, फिर आपकी गवर्नमेंट आई, पहले से केसेस, फिर नए केसेस आप लोगों ने भी बनाए, अब आपकी गवर्नमेंट गई है तो ये लोग आप पर केसेस बनाएंगे। तो ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसी तरह से चलती रहेगी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। ये साबित भी तो कुछ नहीं किया सर। ये जो केसेस चल रहे थे, एक कोई केस साबित कर लेते ये तो पहले चल रहे थे, लेकिन आपको पता है कि वाइट कॉलर क्राइम साबित करना वो बहुत मुश्किल होता है, उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप इवन आप यूरोपियन यूनियन यूरोप में देख लें, नॉर्थ अमेरिका में देख लें, कनाडा अमेरिका में देख लें, वहां पे भी कई आप केसेस की मिसालें मिलेंगी जो सालों साल चलते हैं, और लेकिन वो प्रूव नहीं होते। तो कहीं प्रूव हो जाते हैं, कहीं नहीं होते। लेकिन ये जो इनका था कि
सॉरी, ठीक है। बल्कि आगे चलते हैं, जरा वक्त कम है यासिर साहब, फॉरेन फंडिंग केस पे आ जाते हैं। और ज्ञानचंद साहब, ये फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है, आप कैसे देखते हैं, क्या मुस्तकबिल है पीटीआई का? दूसरा ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि तमाम पार्टीज के आप साथ में जो है वो फैसला सुनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, वो कह रही कि ऐसी कोई ममनुआ फंडिंग हुई नहीं है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग के लॉयर हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ममनुआ फंडिंग अगर बिलफर्ज साबित हो भी जाए तो ये नहीं है कि कोई पार्टी बैन हो जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा जो है वो धचका लगना है पीटीआई के साथ साथ, वो फंडिंग जब्त हो जाएगी। तो आप भी तैयार हैं अगर साथ फैसला आ जाए तीनों जमातों का? तो देखिए, इमरान खान की तो ख्वाहिश है कि जो भी फैसला है मेरे हक में आए, और बाकी सबको मैं जेल में डाल दूं। इन्होंने 4 साल में यही कहा है ना कि ये डाकू चोर मैं जेल में डाल दूंगा, मैं ये फैसिलिटीज छीन लूंगा, कानून से मावरा में काम करूंगा, और इसने किया क्या है? फॉरेन फंडिंग में ये फंस चुके हैं। फॉरेन फंडिंग इनके लिए फिलहाल के इसराइल से ले या इंडिया से ले, ये कहीं से भी फंडिंग ले, कानून कुछ भी कहता हो उसके लिए जायज है। ये मोरली पहले ही उनकी अखलाकियात क्या बची है? गालिब गलोच से लेकर, ये करप्शन से लेकर, फरागोगी से लेकर, फिलिपीन से लेकर, ये कितने स्टेटस हैं जो इमरान खान के खाते नहीं है। मोरलिटी इनके पास है ही नहीं। ये फॉरेन फंडिंग साबित कर देगा कि जिन्होंने उन लोगों के साथ जो है फंडिंग की है, उनके मददगार, उनके फैसिलिटेटर, वो लोग हैं जो इस मुल्क के कौम के नापसंदीदा लोग हैं, इस मुल्क के दुश्मन लोग हैं, उनसे भी इनको फंडिंग हुई है। वो साबित होगी तो सर पता चलेगा। तो ये तो सिर्फ इल्जामात है ना, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? ये तो इल्जाम है ना सर। वो फैसला आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ममनू फंडिंग आपकी जमात ने की, नून लीग ने की, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। अभी तो कबल वक्त है ना कि मुल्क दुश्मन अनासर से फंडिंग की, मुल्क दुश्मन लोगों से फंडिंग की। फैसला आ जाना चाहिए, उसके बाद तबसरा कर लीजिए। जो फैसला आया है उसमें तो साबित हो चुका है, तो ये हुआ है। अच्छा, हाँ। ये मुतालबा कि तीनों के केस साथ चलाओ। आप 10 साल से इससे ले रहे हो, आपको कहते हैं कि फैसला सुनाओ। आपको कहना चाहिए था कि फैसला सुनाओ, हमारे हाथ साफ हैं। बिल्कुल। ये वैसे मलिक यासिर अवान साहब, इसमें वजन है ज्ञानचंद साहब की ना। तो कोर्ट को ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसका फैसला करो तो मेरा करो। पहले इनका फैसला लगा हुआ है, मेरिट पे इनका फैसला होना चाहिए। इनके अहमाल का ये हिसाब देंगे, बाकी पार्टीज अपने फंडिंग। ये बात आपका दुरुस्त है। मैं ये पीटीआई का मौकिफ ले लूं। वैसे मलिक साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना, इमरान खान साहब भी हमेशा ये कहते रहे, जब पानामा का फैसला आना था तो नवाज शरीफ जब बात करते थे कि मेरा नाम ही तो नहीं है ना, और लोगों का भी है, तो आप जो है वो सबका फैसला एक साथ जारी करें। तो तब इमरान खान साहब कहते थे कि चूंकि आप चीफ एग्जीक्यूटिव है, मुल्क के वजीर आजम है, तो सबसे पहले तो आपको पकड़ में आना होगा। तो अभी वही बात आप लोग भी कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? आपका तो 7.5 साल से केस लगा हुआ है, उसका पहले फैसला आ जाना चाहिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। इसमें कोई वजन है कि अच्छा मैंने अगर चोरी की है तो सबने की है, तो इसमें क्या लॉजिक है आपकी कि सबका आना चाहिए एक साथ? देखें, आप अगर ये इस चीज को करते हैं तो फिर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना। सबका आप देखें कि सबने किस तरह फंडिंग, उनको किस तरह फंडिंग मिली है, और फिर आप फैसला करें कि ये किसने गलत किया, किसने सही किया। आप सबको कंपेयर करें ना। आप एक पार्टी को पकड़ रहे हैं, और क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी रहा हूं, और मैं खान साहब के साथ मैंने फंड रेजिंग ट्रिप भी की है, हमने खुद फंड रेज, और वहाँ पे आम लोगों ने खान साहब को पैसे दिए हैं, पीटीआई को पैसे दिए हैं। कभी भी खान साहब ने किसी गैर मुल्की से पैसे नहीं मांगे, हमेशा वो गए हैं तो पाकिस्तानियों के पास गए हैं। तो इसके तो हम आई विटनेस हैं कि ये जो फंडिंग हुई है ये ओवरसीज पाकिस्तानी ने की है। तो अगर आपने एक केस उठा रहे हैं तो आप बाकी सारों का देखें ना कि बाकी पार्टीज ने किस तरह फंड रेजिंग की है, किस तरह उन्होंने उनका रिकॉर्ड कीप किया है, और क्या आप इन पे हम वो एतबार कर सकते हैं जो जिस तरह इन्होंने अभी लोगों के साथ जुल्म सितम किया है, पुलिस गर्दी की है, लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है, जो इनकी रेपुटेशन है। क्या आप कह सकते हैं कि ये पीटीआई के केस पे फैसला आने के बाद ये जो बाकी पार्टीज हैं उनके केस पे कोई फैसला देंगे? तो इसलिए सबका इकट्ठा होना चाहिए और सबका इकट्ठा देखना चाहिए कि
किस पार्टी ने किस तरह फंड रेजिंग ठीक किया और है, उसके ठीक है। अंदर कोई गलती उनको नजर आए तो वो ठीक है, उसको ठीक है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक यासिर अवान साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्ञानचंद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर के ज़ाहिर है, इस वक्त मुल्क की जो हालात हैं, जो पॉलिटिकली एक अनसर्टनिटी पैदा हुई है, फिर मुआशी हवाले से जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, IMF अब देखें सख्त शराइत मानने के बावजूद भी डू मोर का मुतालबा कर रहा है। फिर ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो $9 बिलियन से भी कम रह गए, जो कि 6 हफ्तों की इंपोर्ट के लिए भी कम है। तो मुल्क इस नहज पर आ चुका है। लेकिन पॉलिटिकल जमातें हैं कि ज़ाहिर है पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, PTI ब्लेम कर रही है मुस्लिम लीग नून को, वो कह रहे हैं नारो 2 मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अलग एक मौक़िफ़ है कि पिछली गवर्नमेंट का ये करता धरता है, कोई संजीदगी से मुल्क की मुफाद के बारे में सोच नहीं रहा। बहरहाल अल्लाह जाने इस मुल्क का क्या होगा, क्या हमारे जो करता धरता हैं, जो हमारी अशराफिया है, जो हमारी हुकूमत है, क्या कभी वो अपने ज़ाती मुफादात से हटकर मुल्क के बारे में भी सोचेगी या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल इसी सवाल के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।